हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। दोस्तों, MCQ 360 सीरीज़ जारी है। इससे पहले मैं कुछ टॉपिक के MCQs लेके आया था। आज जो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने लिया है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, और जिस बुक से अभी मैं करवा रहा हूँ उस बुक के जितने भी MCQs अकाउंटिंग इक्वेशन पे थे वो आज मैं लेके आया हूँ। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो जो बुक्स मेरे पास होंगी मैं उन सबको कवर करूँगा। तो आज उस बुक का जो टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो मैं लेके आया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट MCQ इज पॉइंट आउट द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। इनमें से, इन चार में से जो सही अकाउंटिंग इक्वेशन हमें वो बतानी है। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। कहती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो हमारे एसेट्स का टोटल कैपिटल लाइबिलिटीज के बराबर है। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मैं एक बिज़नेस में मैंने मान लो 100 रुपीज़ लगाए, जिसमें से 80 रुपीज़ मैंने खुद का था मेरा, और 20 रुपये मैंने मान लो बैंक से लोन लिया। इसका मतलब हो गया कि मेरे एसेट्स हो गए 100 रुपीज़ के। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला कहता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, की एसेट्स का टोटल कितना है? 100 आपको दिख रहा होगा। किसके बराबर है? लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल के बराबर। अगर आप लाइबिलिटीज 20 और कैपिटल 80 माइनस करो तो -60 आंसर आएगा, जो कि गलत है क्योंकि एसेट्स का टोटल है 100। इसलिए पहला वाला आंसर गलत है। बी, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स। लाइबिलिटीज का जो टोटल है कितना दिख रहा है आपको? 20। किसके बराबर है? कैपिटल प्लस एसेट्स के टोटल के बराबर। कैपिटल आपकी कितनी है? 80। एसेट्स कितने हैं? 100। अगर दोनों का टोटल करो तो 180 हो गया। इट मीन्स ये भी गलत है क्योंकि लाइबिलिटीज क्लियरली आपको दिख रही है यहाँ पे कितनी है? 20। तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल का टोटल कितना है? कैपिटल आपको दिख रहा है 80। इसका टोटल किसके बराबर बताया गया है? एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने हैं? 100। लाइबिलिटीज कितनी है? 20। 100 प्लस 20 हो गया 120, लेकिन कैपिटल तो 80 है। इट मीन्स ये भी गलत है। डी ऑप्शन, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। लाइबिलिटीज का टोटल आपको 20 दिख रहा है, बिल्कुल। एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स कितने हैं? 100। कैपिटल कितनी है? 80। 100 में से 80 माइनस करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 20। और लाइबिलिटीज भी हमारी कितनी है? 20। तो ये आपकी जो आंसर है वो सही है। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट आउट द इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें से अब हमें देखनी है इनकरेक्ट। अगर आपको करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पता है तो इनकरेक्ट ढूंढने में आपको आसानी रहेगी, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए इनकरेक्ट ढूंढते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, बिल्कुल ये तो सही है भाई। एसेट्स जो हैं कैपिटल लाइबिलिटीज के टोटल के बराबर होते हैं। बी ऑप्शन, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, बिल्कुल। एस कैपिटल जो होती है वो भी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज के बराबर होती है, ये भी सही है। लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, बिल्कुल ये भी सही है। लाइबिलिटीज किसके बराबर होती हैं? एसेट्स में से अगर आप कैपिटल निकाल दो तो लाइबिलिटीज होंगी। तो पहली तीनों सही थी। डी, कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस एसेट, ये गलत है क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है। यहाँ पे कहा कैपिटल किसके बराबर है? ये चीज़ किसके बराबर है? इन दोनों के टोटल के बराबर, जो कि गलत है। तो इनकरेक्ट कौन सी थी? डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ इज ए बिजनेस हैज एसेट्स ऑफ ₹35,650 एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹10,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? हमें कैपिटल का अमाउंट बताना है। देखिए फिर से वही अकाउंटिंग क्वेश्चन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ज़रा टोटल करके देख ले, इसकी अकाउंटिंग क्वेश्चन बना लें। एसेट्स तो हमारे पास हैं 35,650, ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन है। लाइबिलिटीज़ आपकी हैं 10,000। हमें क्या निकालना था? हमें निकालनी थी कैपिटल। तो कैपिटल जब दोनों सेट्स हमें बराबर करनी है, 35,650 में से 35,650 में से अगर आप 10,000 की लाइबिलिटीज़ निकाल दोगे तो हमारा आंसर क्या बचेगा? 25,650। तो ज़रा आंसर चेक कर लो किस में आ रहा है? बी पार्ट में। तो बी पार्ट का जो आंसर है यही राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे लाइबिलिटीज़ आर 50,000 एंड कैपिटल इज ₹15,000। स्टेट द अमाउंट ऑफ एसेट। भाई लाइबिलिटीज़ कितनी है? 50,000 की। कैपिटल कितनी है? 15,000 की। एसेट्स बतानी है तो अकाउंटिंग क्वेश्चन बना लो, क्या दिक्कत है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ कितनी है? 50,000 की, लिख लेते हैं यहाँ पे। कैपिटल कितनी है? 15,000 की, लिख लेते हैं यहाँ पे। दोनों का टोटल कर देंगे तो वही हमारा एसेट होगा, यानी कितना? 65,000। तो यही हमारा आंसर है 65,000, और आंसर में ये बी पार्ट में है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल विल रिड्यूस बाय।
कैपिटल रिड्यूस होगी कब? ऑप्शंस आर ए परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, बी सेलिंग द गुड्स फॉर कैश, सी फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज़, डी टाइपराइटर परचेज फॉर ऑफिस। देखिए दोस्तों, आंसर तो मैं अभी इसका बता दूंगा, लेकिन किन और वजहों से भी कैपिटल डिक्रीज होती है वो मैं बता दूं। कैपिटल आपकी डिक्रीज या माइनस, ये माइनस का साइन लगा दिया मैंने, कब होती है? जब आप ड्राइंग्स करो, डिक्रीज होने के रीज़न, जब आपको लॉस हो, जब आप कोई एक्सपेंस पे करो, तब आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी। अब आपके पास ऑप्शंस आ गए। अब देखते हैं कि आंसर्स क्या है, इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए जो है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करेंगे तो आपको पता है अकाउंटिंग क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हुआ टॉपिक, तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और एक तरफ से आपकी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है। सेलिंग द गुड्स फॉर कैश, अगर हम गुड्स कैश में बेचेंगे तो हमारा स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा और कैश हमारा क्या है? कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपिटल पे कोई फर्क नहीं आएगा। सी फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज़, अगर हमने फर्नीचर पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा तो पर्सनल यूज़ को ही क्या कहते हैं? ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स की वजह से ही क्या होती है? कैपिटल रिड्यूस। तो सी इज़ द राइट आंसर। डी भी देख लो, टाइपराइटर परचेज फॉर ऑफिस, ऑफिस यूज़ के लिए ख़रीदा, इट मीन्स आपका कैश जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और आपका जो एसेट है यानी टाइपराइटर है ऑफिस इक्विपमेंट में आएगा वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किसके कारण फ़र्क पड़ा? सी पार्ट, फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग्स के कारण। और कारण क्या क्या है? लॉस और एक्सपेंसेस के कारण आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज रेवेन्यू यानी इनकम विल इंक्रीज बाय, हमारी इनकम कैसे इंक्रीज होती है? परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, हमने एसेट्स कैश पे खरीदा, इससे हमारी इनकम तो नहीं इंक्रीज होगी क्योंकि हम एसेट्स खरीद रहे हैं उसके बदले में कैश पे कर रहे हैं। एक एसेट हमारा इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा। इसमें इनकम पे कोई फर्क नहीं आने वाला। रेंट पे टू लैंडलॉर्ड, अगर हम लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस है, उल्टा एक्सपेंस पे करने से हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो ये भी गलत आंसर है। सेलिंग द गुड्स ऑन प्रॉफिट, देखिए इनकम कब इंक्रीज होती है? जब हम कोई चीज़ प्रॉफिट पे बेचें, तो सी इज़ द राइट आंसर कि हमने गुड्स को प्रॉफिट पे बेचा। और डी ड्राइंग्स गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, इससे तो हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है, अभी हमने इससे पहले वाले एमसीक्यू में डिस्कस किया, तो ये भी गलत है। तो सी इज़ द राइट आंसर जब हम गुड्स सेल करेंगे किस पे? प्रॉफिट पे। नेक्स्ट एमसीक्यू इज लाइबिलिटी इंक्रीज बाय, लाइबिलिटी कब इंक्रीज होती हैं? ऑप्शंस आर, लाइबिलिटीज मतलब आपके ऊपर कर्ज, वो कब बढ़ता है? ए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदी, उधार पे खरीदी। ऑफ कोर्स जब हम कोई चीज़ उधार पे खरीदेंगे, चाहे वो गुड्स हैं या एसेट्स हैं, हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी। तो ये ऑप्शन सही है। बी भी देख लेते हैं, टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लेना अगेन ए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जब हम बैंक से लोन लेंगे तो इस केस में भी इंक्रीज होगी। रेंट ड्यू, कोई एक्सपेंस ड्यू है वो भी हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमें कभी ना कभी तो वो पे करना ही है, तो जब तक पे नहीं करते वो हमारी लाइबिलिटी है, जब पे कर देंगे तो वो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा, तो ये भी हमारा जो लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा। डी ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन आपको क्लियर होगा कि इन सब के कारण हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कैपिटल इंक्रीज बाय, कैपिटल कब इंक्रीज होती है? दोस्तों डिक्रीज का रीज़न मैंने बता दिया था। कैपिटल इंक्रीज का यानी प्लस मतलब इंक्रीज कब होती है? जब हम कोई एडिशनल कैपिटल लगाएं, एडिशनल कैपिटल, या जब हमें प्रॉफिट हो, या तब जब हमें कोई इनकम हो, तब हमारी कैपिटल जो है इंक्रीज होती है। ठीक जो हमने कैपिटल डिक्रीज के रीज़न ढूंढे थे उसका उलट है ये। अब कैपिटल इंक्रीज बाय, ऑप्शंस आर रेंट रिसीव्ड, हम जब रेंट रिसीव करेंगे कैपिटल इंक्रीज होगी, बिल्कुल। मैंने कहा कि कोई इनकम होगी तो रेंट हमारी इनकम है, इससे इंक्रीज होगी। सेलिंग गुड्स एट प्रॉफिट, ये भी है, मैंने कहा जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तीनों ही रीज़न इसमें दिए हुए हैं, सो आंसर क्या रहेगा? डी यानी ऑल ऑफ दिस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एसेट्स इंक्रीज बाय, एसेट्स कब इंक्रीज होंगे? सेलिंग गुड्स फॉर कैश, सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, परचेज मशीन फॉर कैश। देखिए हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कहती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। पहली ऑप्शन जो है सेलिंग गुड्स फॉर कैश, अगर हमने कैश में गुड्स बेची तो हमारा जो कैश है, सी फॉर कैश मतलब वो हो जाएगा डिक्रीज, सॉरी कैश हमारा हो जाएगा इंक्रीज। हम गुड्स कैश पे बेच रहे हैं और हमारा जो स्टॉक है एज फॉर स्टॉक वो हो जाएगा डिक्रीज।
तो एक कैश हमारा इंक्रीज़ हो गया, स्टॉक हमारा डिक्रीज़ हो गया, इसका मतलब एसेट्स पे कोई चेंज नहीं आएगी। अगर मान लो हमने 10,000 की गुड्स बेची तो 10,000 का स्टॉक डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन उसके बराबर 10,000 हमारे पास कैश भी तो आ जाएगा। तो एक एसेट इंक्रीज़ हो जाएगा, एक डिक्रीज़ हो जाएगा, नेट इफेक्ट ज़ीरो हो जाएगा कि कुछ भी एसेट में इंक्रीज़ नहीं हुई। तो पहली ऑप्शन गलत। सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम क्रेडिट पे गुड्स बेचेंगे तो स्टॉक हमारा जो है ये डिक्रीज़ हो जाएगा। उधार पे बेचा तो हमारे लिए डेटर हैं जिसको हमने उधार दिया। तो एक एसेट अगेन इंक्रीज़ और एक डिक्रीज़, तो इससे भी हमारे एसेट्स पे कोई चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेंगे जैसे पहले थे। सी, परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट, हाँ मशीन अगर हम क्रेडिट पे खरीदेंगे तो मशीन हमारा एसेट है, तो हमारे एसेट्स हो जाएंगे इंक्रीज़। अब क्योंकि क्रेडिट पे है तो हमारी क्या इंक्रीज़ हो जाएगी, लाइबिलिटी। तो जब हमने मशीनरी उधार पे खरीदी, इट मीन्स हमने कैश नहीं दिया, एक एसेट आया, एसेट हमारा इंक्रीज़ हो गया और एक लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। तो जब भी कोई एसेट हम उधार पे खरीदेंगे, चाहे वो स्टॉक है या कोई फिक्स एसेट है, हमारा एसेट इंक्रीज़ होगा और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। इट मीन्स अगर हम एसेट्स की बात करें तो नेट एसेट आपके इंक्रीज़ होंगे क्योंकि आपने उसके बदले में कैश नहीं दिया। सो सी इज़ द राइट आंसर। डी भी पढ़ लेते हैं, परचेजिंग मशीनरी फॉर कैश, अगेन वही कहानी है। अगर हमने कैश में मशीनरी खरीदी तो कैश हमारा हो जाएगा कम और मशीनरी हमारा यानी दूसरा एसेट हो जाएगा इंक्रीज़। तो एक इंक्रीज़ और एक डिक्रीज़ जब एसेट होगा तो उसमें एसेट्स में कोई भी चेंज नहीं होगी। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर वुड रिड्यूस, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया। प्रोप्राइटर कौन हो गया ओनर। अगर ओनर कुछ ड्राइंग्स करता है बिजनेस में से पैसा या कुछ स्टॉक विड्रॉ करता है तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। ऑप्शन ए, ओनर इक्विटी एंड इंक्रीज लाइबिलिटी। देखिए एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। अगर ड्राइंग्स होती हैं तो आपकी एक कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, जो पैसा आपने लगाया था वो कम हो जाएगा, और ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैश होगी या बाय चेक होगी, कुछ भी हो सकता है, एसेट्स हो सकता है। इट मीन्स आपके एसेट्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो क्या क्या डिक्रीज हुआ, कैपिटल डिक्रीज होगी और आपके एसेट्स डिक्रीज होंगे। तो ज़रा देखिए, ओनर्स इक्विटी एंड इंक्रीज लाइबिलिटी, ओनर की इक्विटी और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, ये ऑप्शन रॉन्ग है। अभी मैंने बताया कि कैपिटल डिक्रीज होगी और आपके एसेट्स डिक्रीज होंगे। बोथ एसेट्स एंड ओनर इक्विटी, दोनों एसेट्स और ओनर की इक्विटी, यानी इक्विटी मतलब कैपिटल की बात हो रही है, दोनों डिक्रीज होंगे। बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। और सी, एसेट्स एंड इंक्रीज लाइबिलिटी, एसेट्स भी इंक्रीज होंगे, लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ये भी गलत है। तो मैंने अभी बताया था इससे पहले, अभी जो लिखा हुआ था कि जब भी कैपिटल ड्राइंग्स होंगी आपकी कैपिटल माइनस हो जाएगी और आपके जो एसेट्स हैं वो भी माइनस यानी रिड्यूस हो जाएंगे। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। परचेज अ फिक्स एसेट फॉर कैश वुड, अगर हम फिक्स एसेट कैश में खरीदेंगे तो उसमें हमारी अकाउंटिंग में क्या फ़र्क आएगा। ए, रिड्यूस करंट एसेट एंड फिक्स एसेट, कि हमारे करंट एसेट्स और फिक्स एसेट रिड्यूस हो जाएंगे। अकाउंटिंग क्या है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। अगर हम फिक्स एसेट खरीदेंगे कैश में तो एक एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा मतलब फिक्स एसेट, और एक आपका डिक्रीज हो जाएगा मतलब कैश। ठीक है, तो देखते हैं एसेट्स की इंक्रीज और एसेट्स की डिक्रीज। रिड्यूस करंट एंड फिक्स एसेट, दोनों करंट और फिक्स एसेट रिड्यूस होंगे। अब देखो यहां पर इसने कहा परचेज फिक्स एसेट, फिक्स एसेट तो आपको समझ आ गया। फिक्स एसेट में खरीदा किसके बदले में, कैश में। कैश हमारा क्या है, कैश हमारा है करंट एसेट। तो करंट एसेट्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा और फिक्स एसेट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, पहला था रिड्यूस करंट एसेट एंड फिक्स एसेट, कि दोनों डिक्रीज होंगे। नहीं, करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे और फिक्स एसेट इंक्रीज होंगे, पहले ऑप्शन गलत है। कीप करंट एंड फिक्स एसेट अनचेंज, दोनों अनचेंज रहेंगे, ये भी गलत है। सी, रिड्यूस करंट एसेट्स एंड इंक्रीज फिक्स एसेट, कि करंट एसेट्स हमारे रिड्यूस होंगे और फिक्स एसेट इंक्रीज होंगे। तो यही मैंने बताया कि जब हम कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे तो कैश हमारा आ जाएगा करंट एसेट्स के अंदर, वो हो जाएगा कम क्योंकि हमने एसेट खरीदा फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट हमारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इंक्रीज। तो आंसर क्या रहेगा, रिड्यूस करंट एसेट्स एंड इंक्रीज फिक्स एसेट्स, इज द राइट आंसर। डी क्या है, रिड्यूस करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स रिड्यूस होंगे, बिल्कुल रिड्यूस होंगे, सॉरी हाँ करंट एसेट रिड्यूस होंगे क्योंकि कैश रिड्यूस होगा, एंड करंट लाइबिलिटीज भी रिड्यूस होंगी नहीं, क्योंकि हम कोई लाइबिलिटी पे नहीं कर रहे, हम फिक्स एसेट खरीद रहे हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी, इक्विटी मतलब कैपिटल, वुड इंक्रीज बाय, कब इंक्रीज होती हैं एसेट्स और ओनर इक्विटी, प्रोप्राइटर ड्राइंग्स। अरे भाई जब प्रोप्राइटर ड्राइंग करेगा
हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। जब ड्राइंग्स होंगी तो कैपिटल भी कम हो जाएगी, एसेट भी कम हो जाएंगी, लेकिन यहाँ इंक्रीज की बात हो रही है, इसलिए पहला गलत। परचेज ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट, अगर हमने मशीनरी क्रेडिट पे खरीदी तो एसेट्स हमारे प्लस यानी बढ़ जाएंगे और साथ में हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एसेट्स और ओनर इक्विटी की बात हो रही है, कैपिटल की बात हो रही है। एसेट्स तो बढ़े लेकिन कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आई, तो ये भी हमारी ऑप्शन गलत है। पेमेंट टू क्रेडिटर, जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो हमारे एसेट्स मतलब कैश कम हो जाएगा, और कोई भी लाइबिलिटी जब पे करते हैं तो लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो कैपिटल पे कोई फ़र्क आपको नहीं दिख रहा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो हम फ्यूचर के लिए रख लें, तो जितना भी प्रॉफिट है वो आपका एक तो एसेट इंक्रीज़ करता है, दूसरा आपकी कैपिटल इंक्रीज़ करता है। आपने देखा होगा जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाया था उसमें कैपिटल में हम ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट, और आज भी मैंने बताया, तो रिटेन अर्निंग इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि कहाँ ऐड होगा, कैपिटल में। तो रिटेन अर्निंग की वजह से हमारा एसेट्स भी इंक्रीज़ होंगे और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी, सो डी इज़ द राइट आंसर। रिटेन अर्निंग फिर से बता दूं, ऐसा पैसा जो फ्यूचर के लिए हम रख दें उसको कहते हैं रिटेन, यानी अपने पास रखना अर्निंग, ऐसा अर्निंग जो फ्यूचर के लिए हम सेव रख लें, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें, ऐसे अर्निंग को हम कहते हैं रिटेन अर्निंग्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर वुड, अगर प्रोप्राइटर यानी ओनर विड्रॉ करता है यानी ड्राइंग्स करता है, उससे क्या होगा, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले भी शायद ये आ चुका है कि जब भी ड्राइंग्स होंगी आपकी कैपिटल कम होगी और एसेट्स भी कम होंगे। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रिड्यूस ओनर्स इक्विटी, बिल्कुल, एंड इंक्रीज लाइबिलिटी, ये गलत है। ओनर की इक्विटी तो रिड्यूस होगी लेकिन लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, ये गलत है। रिड्यूस बोथ एसेट्स एंड ओनर इक्विटी, तो अभी मैंने बता दिया ओनर इक्विटी मतलब कैपिटल भी कम हो रही है और एसेट्स भी कम हो रहे हैं, तो बी इज द राइट आंसर। सी कहता है रिड्यूस एसेट्स, बिल्कुल एसेट रिड्यूस होंगे, एंड इंक्रीज लाइबिलिटी, लेकिन लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, इसलिए ये भी गलत है, सो बी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट इज सेल ऑफ फिक्स एसेट फॉर कैश, अगर हम फिक्स एसेट कैश में बेचेंगे उससे क्या होगा, रिड्यूस करंट एंड फिक्स एसेट्स, कि हमारे करंट और फिक्स एसेट रिड्यूस हो जाएंगे। देखिए फिर से वही कहानी है, मुझे लगता है ये फिर से है आ गया, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर हमने फिक्स एसेट बेचे तो हमारे फिक्स एसेट जो हैं, एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स आएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो फिक्स एसेट्स हैं ये एसेट्स के अंदर आएंगे, वो हो जाएंगे कम, ठीक है, और हमारा कैश जो कि क्या है करंट एसेट वो बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात ये कि हमारे फिक्स एसेट कम हो जाएंगे और कैश हमारा बढ़ जाएगा जो कि करंट एसेट है। सेल ऑफ फिक्स एसेट फॉर कैश वुड रिड्यूस करंट एसेट, बिल्कुल सही, सॉरी करंट एसेट तो इंक्रीज होंगे एंड फिक्स एसेट गलत ऑप्शन। कीप करंट एंड फिक्स एसेट अनचेंज, ये भी गलत है क्योंकि एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज होगा, कैश इंक्रीज और फिक्स एसेट डिक्रीज होंगे। इंक्रीज करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज होंगे, बिल्कुल कैश हमारे करंट एसेट्स में आता है, बेचने पे हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, एंड डिक्रीज फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट जितने के हमने बेचे उतने डिक्रीज हो जाएंगे, सो सी इज द राइट आंसर। डी पार्ट है रिड्यूस करंट एसेट, बिल्कुल नहीं, जब हम कोई चीज़ कैश में बेचेंगे तो कैश हमारा करंट एसेट्स में आता है, तो करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज होती है ना कि रिड्यूस, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों लास्ट वन इज सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट ऑन क्रेडिट एट ए प्राइस ग्रेटर देन द रिटर्न ऑन वैल्यू वुड, हमने एक ओल्ड एसेट को बेचा, उधार पे बेचा, और किस प्राइस पे बेचा, ग्रेटर देन रिटर्न ऑन वैल्यू। रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो वैल्यू बची। मान लो एक गाड़ी थी, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 लाख थी, आपने 1 साल चलाई, उसकी वैल्यू 10,000 कम हो गई, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची है, 90,000, ये इसकी हो गई रिटर्न डाउन वैल्यू। अब इस प्राइस से ज़्यादा प्राइस में बेचा, यानी 90,000 उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी वैल्यू है, लेकिन मान लो आपने 95,000 में बेचा, इट मीन्स आपको 5,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो इससे क्या चेंजेस आएंगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए लीव ओनर्स इक्विटी अनअफेक्टेड, देखिए जब भी हम कोई चीज़ प्रॉफिट पे बेचें तो मैंने आपको क्या कहा, प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अगर हमने ये प्रॉफिट पे बेची है तो कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी। ऑप्शन पहली जो कहता है लीव ओनर्स इक्विटी अनअफेक्टेड, बिल्कुल गलत, ओनर इक्विटी क्या हो जाएगा, कैपिटल मतलब इंक्रीज होगी, मैंने अभी बताया, तो पहली ऑप्शन गलत है। इंक्रीज ओनर इक्विटी टू द एक्सटेंट ऑफ लेस वैल्यू, जितनी वैल्यू उसकी कम हुई ओनर इक्विटी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। भाई अगर हम उसको कम वैल्यू पे बेचेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू से कम प्राइस पे बेचेंगे, इट मीन्स लॉस में बेच रहे हैं, और जब कोई चीज़ हम लॉस में बेचेंगे तो कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, तो ये भी गलत है। सी इंक्रीज ओनर इक्विटी टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, बिल्कुल ओनर की इक्विटी इंक्रीज होगी
बिल्कुल इंक्रीज़ होगी। और कितनी इंक्रीज़ होगी? टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट एंड सेल, जितना सेल पे प्रॉफिट हुआ, जैसे मैंने कहा कि 5,000 प्रॉफिट हुआ तो उतनी जो हमारी कैपिटल है या ओनर इक्विटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। डी क्या लिखा है? डिक्रीज़ ओनर इक्विटी। डिक्रीज़ नहीं होगी भाई, डिक्रीज़ तब होगी जब हम उसको लॉस में बेचेंगे। सो डी गलत आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज़। अब नेक्स्ट टॉपिक एमसीक्यूज़ आपको कल मिल जाएंगे। फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।